सो गाइज वेलकम बैक इन योर क्लास एंड दिस साइड और विजय है। क्लास 11 की सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11 की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी कर रहे हैं और हमने इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड करा था ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में। 11th एंड 12th क्लास की ज्योग्राफी समय के साथ साथ अपलोड होती जाएगी। और दोस्तों इस बार चैप्टर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, क्लास 11th के बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी। ई पाठशाला चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी लोगों को 2022 के अकॉर्डिंग नए सीरीज़ मिल रहे हैं, नए कंटेंट मिल रहे हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करूं, ईपी फैमिली आप सभी लोगों के लिए ऑफ कोर्स पूरी तरीके से कोशिश करती है कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो सके। तो ईपी फैमिली आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के साथ हमारे साथ, और उसके साथ साथ ई पाठशाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जो ऑफ कोर्स आप सभी लोगों के लिए मदद करता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत हमने जहाँ तक करनी थी। पहले पार्ट में हम लोगों ने बता दिया था कि ज्योग्राफी असल में होती क्या है। ज्योग्राफी के बारे में हमने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्राइब करने की बात करी थी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे। तो कहने का मतलब इस धरती के ऊपर किस तरीके से ज्योग्राफी काम करती है या किस तरीके से ज्योग्राफी होती है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे एटमॉस्फेयर में, ग्लोब में, अंदर, ग्लोब के बाहर की तरफ से ये धरती किस तरीके से प्रभावित हो रही है, चाहे वो एक्सट्रोजेनिक हो यानी कि बहिर्जनिक हो, चाहे वो इंडोजेनिक हो, चाहे वो अंतर्जनिक बल हो। ऐसे जितने भी मतलब वेरिएशंस हो सकते हैं इस धरती के सतह से रिलेटेड, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन क्लास 11th। और ऑफ कोर्स हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट संभालने आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे सिस्टमैटिक करी गई है आपकी फाइनली इस बुक में, मतलब ये चैप्टर के अंदर मेन आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि दो अप्रोच कौन सी है। नंबर 1 अप्रोच है सिस्टमैटिक वस्तुगत बोलते हैं, दूसरा है रीजनल अप्रोच यानी कि प्रादेशिक, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं क्या कहते हैं विषय वस्तुगत अप्रोच, सिद्धांत बोल लीजिए, या प्रादेशिक अप्रोच यानी कि जिसे आप पूरी तरीके से रीजनल अप्रोच बोलते हैं। मतलब इसमें एक क्लियर कट ये बताने की कोशिश करी गई है कि अगर आप ज्योग्राफी को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए इसमें बता रखा है कि विषय वस्तु और प्रादेशिक। विषय वस्तु के अंदर सामान्य भूगोल होता है और इसके स्पेशली वॉन एम बोल्ड करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है, और दूसरा जो है वो रीजनल अप्रोच के बारे में वो बताया गया है किसके द्वारा, कार्ल रिट्जल के द्वारा। तो ये पेपर के अंदर आता है। अब अप्रोच के अंदर है क्या वो बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो देखो सिस्टमैटिक अप्रोच है क्या। सिस्टमैटिक अप्रोच अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन्होंने दिया था, बॉर्न हुए थे 1967 के अंदर, और ऑफ कोर्स जर्मन से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या बताया, अ फिनोमेना स्टडी वर एज अ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंड स्पार्शियल पैटर्न इज डन, यानी कि एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय रूप से वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। मतलब इसने कहा है कि मान लीजिए कि आप किसी भी एक चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसकी स्टडी आप पूरे ग्लोब के लेवल पे कर लीजिए, पूरे ग्लोब में। मतलब मान लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं वन के बारे में। अगर आप वन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इनका मानना ये कि कितने टाइप के वन होते हैं, कैसे वन होते हैं, पूरे वर्ल्ड में स्टडी कर लो, पूरे वर्ल्ड में देख लो कि कहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं। तो उसे इन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसे सिस्टमैटिक अप्रोच बोला। यानी कि अगर हम वन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वन के सारे टाइप्स के बारे में हमें पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे कैसे वन किस टाइम पीरियड पे होते हैं, किस तरीके की पानी की जरूरत पड़ती है, एवरीथिंग वी नीड टू क्लासिफाइड, और वो सिस्टमैटिक अप्रोच में बताया गया। किन्होंने बताया आप देख सकते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम है इनका, अलेक्जेंडर वॉन हम याद रखेंगे। तो वी सिलेक्ट वन जोग्राफिकल फैक्टर, कोई भी एक जोग्राफिकल फैक्टर आप ले लीजिए और पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको आप स्टडी कर लीजिए उस सिस्टमैटिक अप्रोच में। यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन के रूप में रुचि रखता है तो सबसे पहले उसे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाना जाएगा। फिर प्रयात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखा, सदाबहार वन, नरम कोणधारी वन अर्थात मानसूनी इत्यादि वन की पहचान की जाएगी। मतलब इसमें एक सिंपल शब्द ये बताने की कोशिश करी गई है कि अगर एग्जांपल ले लीजिए कि सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको सिंपल शब्दों में ये जानने की जरूरत है
कि किसी भी एक चीज में अगर आप रुचि रखते हैं, मान लीजिए आप फिश में रुचि रखते हैं, फिश है, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर फिश कहाँ पे कैसी है, किधर पे कैसी पाई जाती है, कितने टाइप की फिश की हमें स्टडी करनी चाहिए, कौन सी फिश कहाँ पाई जाती है, किस लेवल पे पाई जाती है, उनका भोजन का आधार कैसा है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, जिसे सिस्टमैटिक अप्रोच बोला गया, सिंपल और साधारण शब्दों में। नेक्स्ट आता है अप्रोच, जिसे हम प्रादेशिक सिद्धांत बोलते हैं, कार्ल रिट्जल के द्वारा ये बताया गया है। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन एट द डिफरेंट हायरार्किकल लेवल एंड देन ऑल द ज्योग्राफिकल फिनोमेना इज अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडी। विश्व को विभिन्न पदक्रमित के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, एक विशेष प्रदेश में सभी को करा जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि पूरे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम्बल्ट कह रहे हैं कि आपको वन के बारे में अगर स्टडी करनी है तो आप सारे के सारे वन सातों के सातों महाद्वीपों में कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पे कैसे वन होते हैं, आप पूरी तरीके से पूरे सातों के सातों आठों के आठों कॉन्टिनेंट के अंदर स्टडी करेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आ पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो वहीं पे कार्ल रिट्जल बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें सबसे पहले किसी एक प्लेस, मान लीजिए कि ये साउथ अमेरिका के इधर पूरी स्टडी करो और इसी का अनुमान लगा के आप दूसरे इलाकों पे जाइए, तो ये हो जाता है हमारा क्या, ये अप्रोच। तो सिंपल सिद्धांतों में क्या है, अब ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ जो है आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो रिमाइंड करिए, देखिए कि एग्जामिनर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको क्या समझाना चाह रही है। वो सिंपल शब्दों में आपको बस बताना चाह रही है कि किस तरीके से जो रीजनल अप्रोच है और सिस्टमैटिक अप्रोच है उसकी स्टडी हमें किस प्रकार से करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। ज़्यादा आपको झोलझाल नहीं समझना है, बेसिक अप्रोच आपने यही समझ लेनी है। अब उसके बाद अगर बात करें तो ये हो जाता है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच के लिए हमें बेसिकली इन दोनों के सिद्धांतों को पढ़ना ज़रूरी है। अब ऐसा ये कहा जाता है कि ज्योग्राफी में हमें मतलब हमेशा दो ही टाइप क्यों पढ़नी पड़ती है, और ये चीज़ आपके बुक के अंदर अलग से दे रखा है, इसे बोलते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद इंग्लिश में से ड्यूलिज्म बोला जाता है, ड्यूलिज्म। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप दिमाग के अंदर ज़रूर याद रखिएगा कि ज्योग्राफी के अंदर हर एक चीज़ ड्यूलिज्म है, यानी कि ये सोचते ये लोग हैं कि ड्यूलिज्म होता क्या, द्वैतवाद होता क्या। तो ये याद रखिएगा कि स्टडी करते समय जैसे कि एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, हेड और टेल होते हैं। सेम ज्योग्राफी के अंदर शुरुआती समय में तो लोग ज्योग्राफी को पढ़ते तो थे, तो लोगों को लगता था कि ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही एक पार्ट है और क्या कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है। बाद में लोगों को समझ में आने लग गया कि नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक ऐसा पार्ट है जो ऑफकोर्स हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो सिंपल शब्दों में हम क्या समझ रहे हैं, हम सिंपल शब्दों में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूलिज्म का मतलब ये होता है कि ज्योग्राफी जो है एक ऐसी थ्योरी देने की कोशिश करता है जिसके दो फॉर्म हैं। ज्योग्राफी के दो फॉर्म है, जैसे कि कार्ल रिट्जल की एक थ्योरी और अलेक्जेंडर वॉन हॉलमट इनकी एक थ्योरी, दो थ्योरी हो गई। किसी भी चीज़ के अंदर दो चीज़ों का होना द्वैतवाद कहलाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो हमारी पृथ्वी जो सिद्धांत है, जो सोच है, या जो भी चीज़ें हैं वो दो ज़रूर स्टडी करके चलनी है, एक वाद नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, हमारे धर्म के अंदर हिंदू धर्म में भी क्या कहते हैं आपका, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु के अवतारों को मानता है। बुद्ध धर्म के अंदर कोई हीनयान है, कोई बुद्धियान है। मुस्लिम के अंदर कोई सिया है, कोई सुन्नी है। क्रिश्चियंस के अंदर कोई प्रोटेस्टेंट्स है, कोई कैथोलिक है ना। जैन धर्म के अंदर कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबरम है। तो ऐसे द्वैतवाद है ना हर चीज़ के अंदर, सेम ऐसा ही ज्योग्राफी के अंदर भी द्वैतवाद हमें देखने को मिलता है। तो शुरुआत विद्वान भौतिक भूगोल काफ़ी बार देते थे, बाद में इन्हें समझा कि हमें मानव धरातल के बारे में समझना ज़रूरत है, इसलिए मानव क्रियाओं को भी पढ़ेंगे तो हम मानव भूगोल की भी स्टडी ज़रूर करेंगे। तो पहले हम फिजिक्स ज्योग्राफी पे ही स्टडी करते थे, लेकिन हमें ये तो समझ में आया कि नहीं यार, ह्यूमन इससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स हमें इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा ड्यूलिज्म। अब सिस्टमैटिक अप्रोच के टाइप है। टाइप में अगर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी आ जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है और बायो ज्योग्राफी आ जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी, आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो मैंने बता दी, ऑफ कोर्स हवा, पानी, धूप, झरने, लैंड सरफेस। मानव भूगोल जैसे पूरी तरीके से मानव से जुड़ी क्रियाएं, मानव की जनसंख्या, पढ़ा लिखा कितना है, कौन से ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है, वो सब। और बायो ज्योग्राफी के अंदर
पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा जीव, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो वो उसी का पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे मैंने बताया क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि ऑफकोर्स किस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी जल विज्ञान के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान के बारे में, सॉइल जियोग्राफी मृदा विज्ञान के बारे में, और भी हो सकती है क्योंकि इसके तो बहुत सारे पार्ट है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में तो एयर है, तो एयर के बारे में, मिट्टी है, मिट्टी के बारे में, सनलाइट कैसे आ रही है उसके बारे में, कितना हीट अब्जॉर्ब हो रहा है उसके बारे में, कितने जीव जंतु प्राणी है उसके बारे में, कितना एयर प्रेशर उसके बारे में। इसकी सारी स्टडी अलग अलग लेवल पे होती है और सिस्टमैटिक अप्रोच यही है। सिस्टमैटिक अप्रोच में जैसे कि एयर प्रेशर है, अब आप एयर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो एयर प्रेशर पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एयर प्रेशर पढ़ने के लिए आपको पूरे वर्ल्ड का एयर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से हवाएं जो है कैसे आती है, कैसे जाती है, कौन सी ठंडी हवाएं, कौन सी गर्म हवाएं, सब कुछ वो इसी का पार्ट है। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी में उनका कल्चर कैसा, उनकी पॉपुलेशन कैसी, सेटलमेंट कैसा है, उनका इकोनॉमिक कितना कमाते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कैसा है, मतलब कहाँ पे लोग कैसे बसे होंगे वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, सब कुछ। बायो ज्योग्राफी के अंदर हमें ये पता चलता है कि प्लांट कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, और साथ में ऑफकोर्स पारिस्थितिक तंत्र किस तरीके से काम करता है, एनवायरमेंट कौन कौन, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, रिड्जल की जो थ्योरी थी वो रीजनल अप्रोच को लेके ज़्यादा थी। तो रीजनल अप्रोच के अंदर हम रीजनल स्टडी, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट और एनालाइज की बात करेंगे। एग्जांपल मान लेता हूँ, रीजनल स्टडी देखते हैं। मान लीजिए कि मैं किसी एक चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ एक ही जगह पे। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ सोसाइटी के बारे में। अब सोसाइटी के बारे में मैंने बात करी एजुकेशन से संबंधित। अब एजुकेशन से संबंधित एक रीजनल अप्रोच है जो मैं एक जगह स्टडी कर ले रहा हूँ। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मैंने स्टडी कर दी, तो एक स्टडी करने के बाद इसको मैं दूसरी जगहों पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये एक इसी का पार्ट कहला सकते हैं। तो ठीक है, ये इसी के पार्ट हैं। तो ये ज्योग्राफी के टाइप अभी आप देख सकते हैं जो हमने पढ़े, फिजिकल ज्योग्राफी और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में एटोनॉमिकल, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सोशियोग्राफी, और यहाँ पे बायो ज्योग्राफी इसमें दे रखा है। तो बायो ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन, इकोलॉजी, जू, फोना यानी कि प्लांट, इन सब के बारे में। तो ये वाला पार्ट तो क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच का ये वाला पार्ट आ जाता है। तो ये पार्ट सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में जानने को मिलता है। तो देख रहे हो, ये सब ही आने वाले बुक में पूरी तरीके से आएगा। रीजनल अप्रोच के अंदर आप रीजनल अप्रोच ले सकते हैं, तो माइक्रो लेवल पे, मेसो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे ये सारा का सारा है। तो उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे पार्ट हैं, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है कि मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो किस तरीके की स्पीशीज है, कल्चर कैसा है, पॉपुलेशन रूरल है, अर्बन है, वो सब, इकोनॉमिक कैसी है, पॉलिटिकल कैसी है, हिस्टोरिकल कैसा है, सेटलमेंट कैसा है, अगर उसके बाद इकोनॉमिक है तो एग्रीकल्चर कैसा है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, मतलब देख रहे हो ये सब इसी के पार्ट है, ये सब इसी के पार्ट है। और यही आने वाले चैप्टर में आएंगे पूरी तरीके से, पूरी के पूरे चैप्टर के अंदर इसी के बारे में स्टडी करा जाएगा। धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पे स्टडी करते चले जाएंगे। तो सेम वही ये ब्रांचेस बता रहे कि किसकी, रीजनल अप्रोच के बारे में। अब यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हम इसमें लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा लैंडमास, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, धरती उठी क्यों हुई है, समुद्र अंदर घुसा क्यों हुआ है, समुद्र का लेवल बढ़ता क्यों जा रहा है, ये सब हम क्या कहते हैं किससे पढ़ेंगे, मतलब आने वाले समय पे हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर में किस तरीके की कंपोजिशन है, मतलब कहाँ पे जाके वायु का प्रेशर कम हो जाता है, कहाँ पे जाके तापमान घटता है, गिरता है, बढ़ता है, वो सब, कहाँ पे उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे हवाएं कैसे चलती है, कहाँ पे माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, सब कुछ। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, पानी के अंदर किस तरीके के स्पीशीज रहते हैं, समुद्र क्या है, रिवर क्या है, ओशन क्या है, ओशन करंट्स क्या है, समुद्र किस तरीके से वहाँ से एक तरफ में ज्वार भाटा आता है, एल नीनो क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग वी स्टडी इन दिस बुक। और ये सिर्फ हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, कि ज्योग्राफी के अंदर एक स्टूडेंट कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ ले, सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी से ही निकल के आते हैं, और इसीलिए हम इसे मदर ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं। और साथ में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है कि आप कहीं पे भी चले जाए, वहाँ की ज्योग्राफी से अगर आप रूबरू नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से रूबरू नहीं हो पाएंगे कि वहाँ पे विकास कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु के अंदर अभी बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेटोलॉजी है वो समझना हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। तो वो भी ज्योग्राफी का ही एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब है। बाकी बायोस्फीयर में जहाँ पे तीनों चीज़ें मिल जाए तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर
एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, जहाँ मिल जाए वो बायोस्फेयर है। इस बायोस्फेयर के अंदर हम लोग रहते हैं। तो इसमें किस तरीके से फूड चेन है, परमानेंट सेटलमेंट कैसे है, फैक्ट्री कैसे है, लोग कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले समय पे। आई होप चैप्टर को थोड़ा बहुत आप एनालाइज कर पाए होंगे। वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलेंगे, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।